उस दिन मुझे पता चला कि टाटा की कार मैंने लेकर बुद्धिमानी ही की है। रियर की कांच जो देख रहे हैं, इसको पूरा फुल ताकत से शो करके और पूरा लात से मार रहा था, इतना मारा था। अभी तक कांच आप देखिए वही कांच है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाली कांच को उसको मार रहा था। एक्स्ट्रा मैंने खर्चा इस कार में कुछ किया ही नहीं है। जितने लोग डराते थे कि टाटा गाड़ी मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो समस्या है ही नहीं। वो सब समस्या घर में छोड़िए, आराम से कार लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों 4 से 5 साल पहले की अगर बात करें तो टाटा की गाड़ियां लोग लेने से बचते थे। उस समय टाटा की गाड़ी लेना बहुत ही रिस्की वाला काम होता था। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि हमारी टाटा की टिगोर है और इस कार को हमने 4 साल पहले लिया था। ये कितनी चली है रे प्रकाश? अभी वही 46,000 किलोमीटर। 4 सालों में 46,000 किलोमीटर चल चुकी है। और उस समय जब हमने इसको लिया था तो हमारे गांव में टाटा की एकमात्र कार यही थी, टाटा टिगोर। और लोग गांव में बोलते थे कि मारुति की कोई कार ले लेते, बहुत सारा दिक्कत होगा, टाटा का ये है वो है। बहुत सारे गांव में लोगों को ये भी पता नहीं था कि टाटा जो है छोटी गाड़ियां भी बनाता है। और उस समय अगर 4 साल 5 साल पहले की बात करें, अगर किसी ने टाटा की गाड़ी ले रखी है तो उन्होंने बहुत ही हिम्मत दिखाई थी। 46,000 किलोमीटर और 4 साल के बाद में ये कार हमारे साथ में कैसी रही है, किस तरह का ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारा रहा है, यही सारी चीज़ें बात करेंगे। तो चलिए कार में चलते हैं। यहाँ पर धूप भी तेज़ है और हम लोग को जाना भी है, तो चलते चलते बात करते हैं। ओवरऑल आप लोग को पता चलेगा कि टाटा की गाड़ियाँ क्या 2023 में आपको लेनी चाहिए। मेन तो उस समय होता क्या था कि लोग डरते थे कि टाटा का पता नहीं सर्विस का क्या स्थिति रहेगा, आने वाले दिन में इसकी रिलायबिलिटी कैसी रहेगी। तो 4-5 सालों के बाद में इतना तो पता चल गया है कि कार में क्या दिक्कत है और क्या अच्छाई है। अभी हमारे गांव में ऑलमोस्ट 15-17 टाटा की गाड़ियां हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस कार को 4 साल रखने के बाद में, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं और प्रकाश जी से पूछेंगे, क्योंकि प्रकाश ही ज़्यादा इस कार को चलाया है। 6 महीना पहले i20 को लिया गया था और 6 महीना के बाद टिगोर को लिया गया था। इसको धनतेरस में लिए थे। देखिए, इस कार की पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी। उस टाइम तो सेफ्टी रेटिंग टेस्टिंग भी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब आया तो 4 स्टार की आया, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इसके ऐसे भी अगर आप इस कार में बैठते हैं, टीन और लोहा में अंतर समझ सकते हैं, तो वो चीज़ है। दूसरी इसकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसकी राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। आपको एकदम रोड पकड़ के चलती है। आप 100 के स्पीड में चले, 150 की स्पीड में चलें, जितनी कैपेसिटी, आपको ये नहीं लगेगी कि मेरी कार जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कभी भी नहीं। तीसरी चीज़ है कि इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। ब्रेक जब लगाएंगे एकदम सटाक से पकड़ते हैं, मतलब ABS CVT सारा चीज़ जो है ये सब परफेक्ट काम करते हैं। और ब्रेकिंग काफ़ी ज़बरदस्त है और आपकी गाड़ी जो है पूरी स्टेबल रहती है। इसकी स्टेबिलिटी में इसका सस्पेंशन का भी बहुत बड़ा योगदान। हाँ। तो इसका सस्पेंशन जो है ना एकदम लाजवाब है। ऐसा ट्यून किया गया है ना कि ये आपको एक तो बॉडी रोल नहीं देता है, साथ ही साथ हाईवे में गजब का स्टेबल ये गाड़ी आपको महसूस कराता है। और एक चीज जो कि पॉजिटिव पॉइंट तो मैं नहीं, लेकिन फिर भी जो लोग सोचते हैं कि टाटा की कार में पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं, और वो है माइलेज। अभी भी आप देख सकते हैं 21 की माइलेज जो है यहाँ पे शो कर रही है। तो अब आप माइलेज को भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि मारुति की गाड़ियां इसीलिए लेते हैं कि उनको माइलेज मिले। तो माइलेज से आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। माइलेज यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। बाकी और भी इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं, लेकिन अभी हम लोगों की कार में फ्यूल कम है और पेट्रोल पंप में आ चुके हैं, तो पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। फाइनली कार में फ्यूल भरवा लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को चिंता रहती है टाटा की गाड़ियां लेने के बाद में, वो सर्विस से परेशान होते हैं या सर्विस को लेकर के बदनाम रहती है टाटा। तो इसके विषय में क्या कहना है? देखिए, सर्विस जो है आपके एरिया के अनुसार मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जो सर्विस सेंटर है रामगढ़ में, उसमें मुझे किसी भी तरह की कोई भी समस्या आज तक नहीं हुई है। जहाँ तक मुझे बहुत सारा कोऑपरेट भी मिला है, और जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी जिसमें पैसा लगता, वो चीज़ भी मुझे सर्विस से फ्री में हुई है। और आप चाहें जैसे भी हो, सर्विस सेंटर वालों ने मुझे करके दिया है। मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया। कभी भी मैं सर्विस सेंटर वालों को, मैं ना मुझे परेशानी हुई है ना मैं उन लोगों को परेशान किया हूँ।
तो सर्विस से मुझे कोई भी समस्या नहीं हुई है। बाकी कार की अगर आप बात करें कि ये कार लेनी चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से हर कार में होती है, लेकिन इसमें मुझे जितनी बताई जा रही थी या फिर जितनी आप सुनते थे उससे कम ही है। और अब जो है BS6 के आने के बाद और भी ज्यादा जो खामियां थी हो गई है। वो जो है वो ठीक कर ली गई। जैसे कि वाइब्रेशन शुरू में थी, अब जो है मेरी कार में भी शुरू में थी, लेकिन अभी जो है गियर शिफ्टिंग देख लीजिए आप, वाइब्रेशन ना के बराबर है। आप यहाँ पे हाथ रख के भी देख सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेट हो रहा है। तो ये सब चीजें, इंजन की आवाज शुरू में थोड़ी ज्यादा थी लेकिन वो भी कम हो चुकी है। कहने का मतलब है कि समय के साथ में स्मूथनेस इंजन में भी आया है और गियर बॉक्स में भी आया है। और माइलेज में भी आया है। माइलेज तो मैंने आप लोगों को दिखाया कई बार, मेरी भी यूट्यूब चैनल में मैंने दिखाया है 21-22 की माइलेज जो है वो देती है। तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको माइलेज। मारुति की गाड़ियां चाहे हुंडई की गाड़ियां, वो 4 सिलेंडर इंजन क्यों देते हैं? क्योंकि बाद बाकी चीजों में वो कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। टाटा हर जगह से अच्छी चीज देता है, तो इंजन में जाकर के थोड़ा सा वो प्राइस को तुलनात्मक रखने का प्रयास करती है। 3 सिलेंडर में आपको क्या इस कार में दिक्कत होती है टाटा टियागो टिगोर में, कि थोड़ी सी जब आप लो RPM में होते हैं इंजन जो है वो स्ट्रगल करती है। बाकी आप जब एक बार चलते हैं 20-30 की स्पीड मेंटेन हो जाती है, उसके बाद आपको समस्या नहीं होती। सिटी में थोड़ी सी आपको समस्या होगी क्योंकि आप लो RPM में चलते हैं। बाकी आप हाईवे में तो एकदम आराम से चल सकते हैं। आपको 20-30 के स्पीड के बाद आपको कोई मतलब ही नहीं होता है। फ्री सर्विस थी वो खत्म हो चुकी है, तो पेड सर्विस में कितना ऑन एन एवरेज खर्च आ जाता है? जैसा मैं करवाता हूँ, एक होता है ऑयल फिल्टर और एक होता है एयर फिल्टर, 2 चेंज होता है। ऑयल चेंज होता है, बाकी ऑयल चेंज होता है। और मेरी कार में वैसी कोई जरूरत ही नहीं है। कभी कभार अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की वो हर तो ब्रांड आप के साथ में। हाँ, वो आप मार्केट से भी करवा सकते हैं या फिर वहां से करवाते हैं तो अलाइनमेंट बैलेंसिंग का 700 या 800 रुपया लेते हैं। बाकी आप इंजन वगैरह ये सब करते हैं तो वही 2300-2400 की आपकी सर्विस चार्ज आती है। तो बहुत रीजनेबल है। दूसरी चीज है कि इसकी जो सर्विस है वो 15,000 किलोमीटर पर होती है। बाद बाकी गाड़ियों की आप मारुति के ले लीजिए, मेरे पास i20 है, उसकी 10,000 किलोमीटर पर होती है। तो इस कार को जब आप 3 बार करवाएंगे तब तक जो है आप एलिट i20 की या मारुति की गाड़ियों को 4 से 4.5 बार करवा चुके होंगे। कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जिससे आपको ऐसा लगा हो कि हाँ, इस कार में जो कंपनी बोलती है बिल्ड क्वालिटी या सेफ्टी, वो आपको ऐसा लगा हो कि इन्होंने प्रूव करके दिखाई? देखिए, इसमें मैंने तो कहा कि एक बार की मैं घटना बताता हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, उनका कोई रहता था उड़ीसा में, वो ड्राइवर वगैरह का काम करता था, जो लाइन गाड़ी वगैरह चलती है LP वगैरह, उसमें तो उसकी दिमागी संतुलन थोड़ा जो है वहां पे गड़बड़ा गई थी। तो वो बोले कि चलिए, उस टाइम मेरी नई ये टाटा टिगोर थी, जमशेदपुर होते हुए उड़ीसा पहुंचा, बरागोड़ा होते हुए। और वहां पर जब वो लड़का को हम लोगों ने बैठाया यहाँ पे, कुछ वहां पे लोग थे जो लोग जो है उन्हें पकड़ करके और फोन कर दिए थे घर में कि यहाँ पे आपका बच्चा है, ले जाइए, ये थोड़ा सा उल्टा पलटा हरकत कर रहा है। तो वहां पर गए और जब उस लड़का को हम लोग यहाँ पे बैठाए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस दिन मुझे पता चला कि टाटा की कार मैंने लेकर बुद्धिमानी ही की है। रियर की कांच जो देख रहे हैं, इसको पूरा फुल ताकत से सो करके इसको पूरा लात से मारा था, धड़ाम धड़ाम, और मुझे आवाज आ रहा था कि पता नहीं ये टूट गया ना का, इतना मारा था। अभी तक कांच आप देखिए वही कांच है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे वाली कांच को उसको मार रहा था पूरा एकदम, ऐसे सो गया, पूरा मार रहा था, ऐसे हाथ से मार रहा था, मतलब जितनी उसकी ताकत है। और एक बार मारता तो बात अलग था, 1 मिनट में 10 बार मार रहा था। और उस तरह से लगभग उसको हम लोगों ने 10 मिनट तक गाड़ी में रखा था, इधर मौका मिले तो इधर, पीछे मौका मिले तो पीछे, मतलब वो मारते ही आ रहा था। उसको 10 मिनट गाड़ी में रखा, फिर गाड़ी से उतारा। अब समझ सकते हैं कि दूसरी गाड़ी रहती या तो उधर कुछ बैंड होता या कांच टूटती, लेकिन इसकी कांच भी इतनी मजबूत है कि कुछ भी नहीं हुआ। कोई दोस्त जो है बिजली वाली पोल में गाड़ी को लगा दी थी। एक बार और हुई थी कि टर्न लेते वक्त पीछे जो है लोहे की पोल में सट गई थी, तो कुछ नहीं हुआ था, हल्की सी स्क्रैच सिर्फ आई थी। और उसमें 4 लोग थे और वो लोग बोल रहे थे कि गाड़ी पूरा धड़ाम से जाके उसमें लगी थी। तो उसमें भी मतलब डर गया था कि आज जो है प्रकाश का गाड़ी लाए और नुकसान कर दिए, लेकिन उन लोग उतर के देखा तो थोड़ा सा और मुझे उन लोग नहीं बताया क्योंकि उस दिन दोस्त का बर्थडे भी था, तो पार्टी में गड़बड़ हो जाती, इसीलिए। तो सुबह मुझे पता चला, तो फिर वो करवा लिया मैंने, डेंटिंग पेंटिंग कुछ
उस टाइम मैंने बाहर से ही करवाई थी और ज्यादा खर्चा नहीं आया था, 2000 के आसपास उसका डेंटिंग पेंटिंग में आया तो ये है बिल्ड क्वालिटी। तो ऐसे ही लोग नहीं बोलते हैं कि मजबूत गाड़ी है, रियली में आपको कभी ना कभी फील कराएगी कि ये सही में बहुत ही मजबूत और हाँ। टिकाऊ गाड़ी है। अच्छा, हम लोग जैसे कि पूरा गांव में चलते हैं, 70% गांव में चलते हाँ, हैं, हाँ, है ना। हाँ। तो खराब सड़क में चलते हैं, लोग बोलता है कि टाटा का फिट एंड फिनिश केबिन से काफी सारा इशूज आता है, क्या कुछ दिक्कत हुआ है आज तक? जिस टाइप का हम लोगों का गांव है, मतलब रोड के नाम पे, सड़क के नाम पे सिर्फ उसमें बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे। अब बताइए कि अगर हम इस टाइप के सड़क में चलेंगे, हाईवे वाली में, तो मुझे लगता है कि कोई भी आवाज नहीं आएगी। लेकिन 70% मतलब अगर यहाँ पे 46,000 किलोमीटर अगर चला हुआ है मेरी कार, तो लगभग 35,000 किलोमीटर वही रोड में चला है। तो थोड़ी बहुत इन सब चीजों से आवाज आती है जब आप खराब रास्तों पे चलते हैं, बस वही गांव वाली में तब। और जब आप हाईवे में चलते हैं तो फिर ये भी आवाज नहीं आती है। तो ये मुझे लगता है कि कोई भी कार रहेगी तो ये हाल होना ही है। तो ये तो हाँ, एक चीज है कि फिट एंड फिनिश उस टाइम थोड़ी उतनी अच्छी नहीं थी। अब BS6 की जो गाड़ियां हैं उसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छी, मतलब फिट एंड फिनिश जो है पहले के मुकाबले बहुत बढ़िया हो गई है। हालांकि हुंडई इतनी अभी भी नहीं है अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो। हाँ, लेकिन पर क्या है कि धीरे धीरे टाटा इम्प्रूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, पैनल गैप्स थोड़े से आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये हम लोगों को डिलीवरी के टाइम ही मिली थी और ये चेंज एक्चुअली हो जाता सर्विस सेंटर में। भी डाले हुए थे। हाँ, आ भी गया था, लेकिन हम लोगों ने फिर गया नहीं। और अब क्या जाना, अब तो देखिए बस, और कोई इशू नहीं है। बाकी अभी तक जो है कोई भी सब प्लास्टिक वगैरह से कोई इशू नहीं, प्लास्टिक क्वालिटी आप में किसी तरह का कोई इशू नहीं, अभी तक कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ है। नॉर्मल सर्विस के अलावा कोई ऐसा काम तो गाड़ी मांगी नहीं है आज तक? नहीं मांगी है। एक काम मांगी थी, ट्विस्ट बीम वाली, वो इंश्योरेंस में हो गई है। हाँ, तो वो वही चीज है कि वो इंश्योरेंस के थ्रू नहीं आता है। लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने वो करके दिया था और 26,000 की बिल आई थी। कहीं कहीं अच्छे सर्विस सेंटर भी है। म्यूजिक सिस्टम में तो किन्हीं को शिकायत नहीं होता है। बाकी एसी की बात करें तो एसी से भी कोई भी समस्या अभी तक मुझे नहीं है। एसी की कूलिंग भी अभी तक जो पहले थी वही है। दूसरी गाड़ियों से थोड़ी सी फैन की साउंड जो है वो ज्यादा आती है। जैसे 4 साल और 46,000 किलोमीटर चलने के बाद क्लच वगैरह का क्या स्थिति है? क्लच तो किस तरह है? क्लच देखिए, क्लच अभी भी कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं होता है। जो नया में था वही एक होता है ना कि हार्ड होना, वैसा कुछ भी नहीं। ब्रेक से भी कोई समस्या नहीं है। ब्रेक पैड वगैरह तो चेंज नहीं? ब्रेक पैड एक बार चेंज हुआ था, पीछे का ब्रेक शू और आगे की ब्रेक पैड। हाँ, ब्रेक पैड चारों मैंने चेंज करवाई थी। तो वही लगभग 6600 का बिल आया था उसमें। कंपनी वाले बोल रहे थे कि अभी भी लगभग 8 से 10,000 आपकी चल सकती है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, खत्म हो गया है तो मैंने चेंज करवा लिया। और देखिए, हर चीज से कॉम्प्रोमाइज करिए लेकिन ब्रेक से कभी भी और वो लगभग मैंने वही 35,000 किलोमीटर के आसपास चेंज करवाया है। और उसका भी देखिए, ब्रेक शू खत्म होने का एक अपना रीजन है कि हम लोग जिस तरह से रहते हैं, हाँ, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, 70% मैंने बताया कि उबड़ खाबड़ रास्तों में चलना है तो बार बार क्लच ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन जगहों में अगर आप चलते हो तो थोड़ा सा तो ब्रेक पैड घिसता ही है। तो टायर के ब्रेक शू और ब्रेक पैड चेंज करने के बाद 6600 मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। बाकी और वैसी कोई बड़ी चीज तो नहीं हुई है। और टायर जो है वो चेंज करवाया। टायर तो एक्सटर्नल चीज है, वो भी टायर चलते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि खराब सड़क में चल चल के समय से पहले थोड़ा सा टायर खत्म हो गया। अभी जो नए टायर लगे हैं वो योकोहामा के टायर लगे हैं और शायद एक साइज अप करवाया गया ना, प्रोफाइल साइज थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो ये चीज है। बाद बाकी ये सब तो चलिए पॉजिटिव हो गया, कुछ कमियां भी होंगी, वो सारा थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों को क्लियर आइडिया लग पाएगा। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही अच्छा इस कार में है। हाँ, देखिए कमियां क्या है कि इसकी वही थोड़ी सी फिट एंड फिनिश जो है, आवाज आती है कहीं कहीं से। तो वो चीज मैंने भी आपको बताया कि आवाज जब आती है तो उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण। और एक कमी मैंने बताया कि देखिए इंजन से ही है, जो कि आप लो आरपीएम में जब चलते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है। सिटी में चलते हैं तो कमियां मान के चलें तो आप वैसी तो और कुछ है नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, लेकिन काफी बढ़िया है। इस तरह से नीचे का इसका बनावट है ना, कि 170 mm ऐसा लगता है कि 180 mm के बराबर। आज तक कहीं से भी टिवो नहीं सटी है। वहीं पर i20 हमारे घर में है, वो भी 170 mm के है।
नीचे से हमेशा लगती रहती है। एक बार एक समस्या आई थी इसमें कि ये जो गियर लीवर है तो 1 गियर में शिफ्ट नहीं हो रही थी। अब मुझे पता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक ये ठीक हो गई। थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी। हाँ, जैसे देखिए अभी 1 गियर में लग जा रहा है, ठीक ना, देखिए आराम से स्मूथली। हाँ स्मूथली, लेकिन उस टाइम जो है नहीं लग रही थी। और उस टाइम जो है मुझे लगता है कि 1 महीने से कार खड़ी थी। अब पता नहीं उस वजह से हो रहा था या कोई दूसरा वजह था, लेकिन फिर 50-60 किलोमीटर चलने के बाद ऑटोमेटिक से सब कुछ ठीक हो गया। अब कोई समस्या नहीं हुआ है। पता नहीं आप लोगों के कार के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। बाद बाकी जहाँ तक हमने भी ऑब्जर्व किया है, रेगुलर वाइज में इस कार को चलाते हैं, i20 को भी चलाते हैं, इतना तो तय है कि ओवर द टाइम समय के साथ में इंजन भी स्मूथ हुआ है, गियर बॉक्स भी स्मूथ हुआ है और चलाने में पहले की तुलना में और भी अब मजा देने लगी है। हाँ, वाइब्रेशन साथ ही साथ नॉइज भी कम हुआ है। एक चीज और इसमें मैं आपको नेगेटिव बताता हूँ कि फ्रंट की जो विंडशील्ड है इसमें बारिश के दिनों में फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, और पता नहीं वो शैम्पू के कारण हुआ या किस कारण हुआ, और बूंदा बूंदा थोड़ा आता है। हाँ। और मैंने बात किया था सर्विस सेंटर वालों से, तो वो बोले कि नहीं, सो ये समस्या ठीक तो ऐसे नहीं होगी, विंडशील्ड ही चेंज करवाना होगा। पर इतना जल्दी विंडशील्ड में इस तरह का दिक्कत आना नहीं चाहिए। लेकिन अब पता नहीं, बोलते हैं कि शैम्पू जो है वो आप दूसरे तीसरे यूज करते हैं तो उससे भी समस्या होती है। तो मुझे तो लगता है अब जो भी है, लेकिन मेरी विंडशील्ड में समस्या है। गर्मियों के दिनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बारिश के दिनों में फॉग बहुत ज्यादा जमती है, और आप एसी चलाएं, हीटर चलाएं तो फिर भी जो है पूरी क्लीन जो है वो दिखती नहीं है। तो ये चीज है। और एक चीज थोड़ी सी कार में दिक्कत आई है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, वो शायद काम नहीं कर रही है। हाँ, तो वो चीज के लिए सर्विस सेंटर वालों ने बोला है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करवाइएगा तो वो सब चीज जो है ठीक वो हो जाएगा। किसी तरह की लाइट से आज तक कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। नहीं, एक बार हुई थी फॉग लैंप जो है, तो एक साइड की फॉग लैंप वाली बल्ब जो है वो फ्यूज हो गई थी, तो वो मैंने चेंज करवाई। बाकी मतलब आज तक कोई भी लाइट वगैरह से कोई समस्या नहीं है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं तो फ्रंट की विजिबिलिटी भी आपको अच्छी ही मिलती है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। थोड़ी सी समस्या यहाँ पे आपको ORVM जो है इसमें आपको समस्या होगी कि खराब रास्तों में चलते तो ये थोड़ी सी हिलती है, स्टेबल नहीं रहती है। तो अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है जनरल सर्विस के अलावा। बस ब्रेक शू, ब्रेक पैड वाली, और वो तो हर गाड़ी में होती है, एक्स्ट्रा कहाँ से और हो गया? मतलब कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मैंने खर्चा इस कार में कुछ किया ही नहीं है। जितने लोग डराते थे कि टाटा गाड़ी मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल से समस्या है ही नहीं। वो सब समस्या घर में छोड़िए, आराम से कार लीजिए। और मैं बता रहा हूँ कि अब जो है, अब की BS6 वाली में जो मैंने लो RPM वाली समस्या बताई, वो भी आपको लगभग ना के बराबर देखने को मिलेगी। आप जाके एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये आज से 4 साल पहले की कार है, आज जो कार आ रही है उसमें ये सब समस्या भी दूर हो गई है। देखिए, कोई भी ब्रांड हो, समय के साथ जो कमियां होती हैं उनको वो रेक्टिफाई करती हैं, फीडबैक लेती हैं और उस पर वो काम करती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उनकी अलग टीम लगी हुई रहती है। तो टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, इतने साल हो चुके हैं इनको लॉन्च हुए कि जो भी कमियां थी टाटा ने उनको सॉर्ट आउट कर लिया है, सारा जो है ना प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया है, और अब ये गाड़ियां जो है ना पूरी तरह से मैच्योर्ड हो गई हैं। तो अब जो है टाटा की इन गाड़ियों को लेने में कहीं से भी कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली 2023 में भी इन गाड़ियों को आप ले सकते हैं। सर्विस का एक इशू है, आप देख लीजिए आपके नज़दीकी में सर्विस सेंटर है नहीं है, किस तरह का सर्विस वो ऑफर करते हैं। जगह टू जगह सर्विस जो है अलग अलग तरह से लोगों को मिलता है, और ऐसा नहीं है कि हुंडई और मारुति के सर्विस सेंटर हर जगह अच्छे ही होते हैं, वहाँ भी लोगों के एक्सपीरियंस बुरे नहीं होते हैं। बात बाकी रही लोग माइलेज को लेकर के, माइलेज भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 20-21 की माइलेज बहुत इजीली हाईवे में दे देती है। तो और कितना माइलेज चाहिए आपको? क्या अभी हम लोग जो है जितने दूर चल रहे हैं, समझिए कि हाईवे ना के बराबर 3 किलोमीटर चले हैं, और लोकल रोड में ही चल रहे हैं। अभी तो MID में 21 दिखा रही है, हाँ। तो 2 किलोमीटर अब माइनस भी कर दीजिए तो 19 तो दे ही रही है, 18-19 की। और कितना माइलेज चाहिए? कितना माइलेज देती है बलिनो या फिर डिजायर? तो देखिए वही चीज है कि माइलेज से कोई समस्या अब लोग बात करते हैं कि 3 सिलेंडर इंजन। 3 सिलेंडर इंजन आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने मैटर नहीं करता है, ये केवल कहने की बातें हैं। ठीक है, जब आप कार ले लीजिएगा, आप जब
इसको रेगुलर चलाने लगिएगा तो इस कार को आप समझ जाइएगा कि आपको इस कार को किस तरह से चलाना है। इसके बाद जो है 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। अभी तो रुके हुए हैं, चलिए एक बार आपको कार बाहर से दिखा देते हैं कि ये किस तरह के कंडीशन में अभी है। कहाँ अभी वहाँ छूट तुम, ये देखिए मस्त अभी कलर है, ये टाइटेनियम ग्रे कलर है। कलर निकलने की शिकायत अभी कहीं से कुछ आई नहीं है। पीछे से एक बार देखिए, साइड से देख लीजिए, हालांकि गंदी है। ऊपर में शार्क फिन एंटीना है, डिफोगर है। पीछे से जो कार का लुक है वो ज़बरदस्त है। स्टाइल बैक डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है। लो मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। 4 सालों में वैसी कोई दिक्कत आई नहीं है। क्रोम कहीं से भी इसका फेड नहीं हुआ है, जस के तस बनी हुई है। ग्रिल में जो क्रोम इस्तेमाल हुआ है उसमें भी, टाटा के लोगों में भी, इधर नीचे का जो क्रोम है यहाँ पर भी देख सकते हैं, फॉग लैंप में भी देख सकते हैं। रनिंग बोर्ड के ऊपर में डोर्स में देख सकते हैं कि एक स्क्रैच है और ये बहुत ही माइनर सा स्क्रैच है। कोई दूसरी कार होती तो ये मेटल सीट दब जाती, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलॉय देखिए, डायमंड कट में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें जो टायर लगे हुए हैं योकोहामा के टायर हैं और इसकी प्रोफाइल साइज़ थोड़ी सी बढ़ाई गई है। पुराने जो स्टॉक टायर थे वो अपोलो के टायर थे और वो काफ़ी पतले थे। ये जो टायर है इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है, नॉइज़ एकदम ही नहीं आता है। पुराने जो टायर थे उसमें हल्की सी नॉइज़ आती थी। एक बार पीछे का सीट आपको दिखा देते हैं। जनरली टाटा की गाड़ियों में सीटों से दिक्कत आती नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं इनकी सीटें। पीछे में लेग रूम थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बैठ के आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2023 में टाटा की कार्स या फिर टिगोर आप लेना चाहते हैं तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है टाटा के द्वारा। फिट एंड फिनिश थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी टच स्क्रीन का जो सिस्टम है इसमें थोड़ी सी लैक महसूस होती है, ये किया जा सकता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। हालांकि BS6 वाले में देखे हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूव है, लेकिन उतनी मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी नहीं है जितनी कि i20 वगैरह में मिलती है। तो ये सब थोड़ा सा किया जा सकता है। बाकी सर्विस जो है वो तो आप अपने एरिया के अनुसार से देख लीजिए, लेकिन फिर भी टाटा को थोड़ी सी क्रिटिसाइज लोग करते हैं तो वहाँ पर वो काम करे, इम्प्रूव करे। हाँ, उसमें ध्यान देनी चाहिए कि सर्विस उनकी जो है वो थोड़ी बेहतर और की जाए और पार्ट्स अवेलेबल थोड़े हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप खरीद सकते हैं। हैसल फ्री ओनरशिप एक्सपीरियंस रहता है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। बड़ी इशू जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है हमारा 4 साल और 46,000 किलोमीटर चलने के बाद में टाटा टिगोर की रिलायबिलिटी कैसी है, क्या दिक्कत आई है, सारा चीज़ हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। डेफिनेटली इस कार को लिया जा सकता है। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।